पूरा संसार जो है अनुवादों के जरिए ही ज्ञान का संचरण करता रहा है। पंचतंत्र, कथा सरित सागर, ये सारा जो दुनिया का पुराना साहित्य है वो सब एक कोने से दूसरे कोने तक फैलता रहा है। प्रलय की वही कहानी बाइबल में भी मिलती है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। भारत की परंपरा में उपन्यास नहीं था, महाकाव्य थे। विधा जो है पश्चिम से आई, लेकिन उसका भारतीयकरण हुआ और भारतीय जनजीवन उसमें प्रतिबिंबित हुआ। कोई भी व्यवसाय जो है उसके लिए पूंजी चाहिए होती है, और कितनी पूंजी लग रही है इससे उस व्यवसाय का स्वरूप तय होता है। तो ये सब बिना पूंजी के किया गया काम है। हिंदी की दुनिया जो है मौलिक साहित्य से बनती है, और बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत रहती है कि मौलिक साहित्य नहीं छाप रहा है। नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले में आज हम आए हैं संवाद प्रकाशन के स्टॉल पर। विश्व साहित्य को हमारे लिए हिंदी में उपलब्ध कराने का सबसे आसान जो पता हम ढूंढते हैं वो है संवाद प्रकाशन। विश्व साहित्य को यहाँ तक लाने में, हम तक पहुँचाने में, या हिंदी में उसे उपलब्ध कराने में हमने यहाँ कई किताबें, जो टॉल्स्टॉय की किताबें हो या विश्व की इंग्लिश की हो या फ्रेंच की हो या और भी कई भाषाओं की किताब, वो हिंदी में आप लगातार सकते। तो थोड़ा सा शुरुआती, फिर उसके बाद अपने सफ़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए, विश्व साहित्य तो एक अगाध सागर है, और विश्व साहित्य का मतलब फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, तो पूरी दुनिया का साहित्य है जो अनेकों भाषाओं में है। तो अब उस साहित्य से हिंदी पाठकों का जुड़ाव हो सके, यह एक सपना था। और जैसा कि जाहिर है इस काम में काफ़ी बाधाएं होती हैं, तो धीरे धीरे उन बाधाओं को भी पार किया गया। हमने अब तक लगभग 400 किताबें छापी हैं, और उसमें दुनिया के महान उपन्यास, दार्शनिक किताबें, वैचारिक किताबें, जीवनियाँ, आत्मकथाएँ, इतिहास से जुड़ी किताबें हैं। लगभग 150-200 किताबें और हैं जो इस समय पाइपलाइन में हैं, जिन पर काम चल रहा है, जो आगामी 1-1.5 साल में प्रकाशित होंगी। तो एक ज़रूरी काम था, जिसका कि एक ख्याल था कि और कोई भी भाषा समृद्ध तभी होती है जब उसमें दुनिया भर का साहित्य हो, ज्ञान विज्ञान का साहित्य हो, और एक उसके पाठक का मानसिक क्षितिज विस्तृत हो सके, व्यापक हो सके। तो अनुवादों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम अनुवाद को हटा दें तो पूरी मानव सभ्यता और उसका सांस्कृतिक पहलू जो है दरिद्र हो जाएगा। ये पूरा संसार जो है अनुवादों के जरिए ही ज्ञान का संचरण करता रहा है। जैसे हम अगर इतिहास पर ध्यान दें तो बहुत पुराने ज़माने में दर्शन की किताबें, भारतीय दर्शन की किताबें अनुवाद हुई। दारा शिकोह ने मध्यकाल में अनुवाद कराया फ़ारसी में, वहाँ से वो यूरोप पहुँची, यूनानी भाषा में अनुवाद हुई। तो इस तरह से अरबी की चीज़ें अनुदित होती रहीं, और हम सुनते हैं कि ईसप की कहानियाँ, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, ये सारा जो दुनिया का पुराना साहित्य है वो सब एक कोने से दूसरे कोने तक फैलता रहा है। और ये कोई संयोग की बात नहीं है कि प्रलय की वही कहानी बाइबल में भी मिलती है, हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। तो इंसान जो है जब से भाषा उसने सीखी, तो विचार और अनुभव को परस्पर वितरित करने के लिए वो किसी न किसी तरह के अनुवाद का सहारा लेता रहा है। जिस ज़माने में मौखिक परंपरा से साहित्य लोगों तक पहुंचता था, श्रुति परंपरा से पहुंचता था, तब भी अनुवाद होते थे, रूपांतरण होते थे। हाँ, मुद्रण के आविष्कार के बाद, किताबों की दुनिया बनने के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद पिछले 200-300 सालों में इन चीज़ों का एक विस्तार हुआ है, उसे व्यापकता मिली है और उसका प्रभाव बढ़ा है। तो इसके पीछे तकनीकी कारण है और एक बदली हुई दुनिया है। तो संसार को इस बात की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये कल्पना करें कि दुनिया की सारी भाषाओं का सारा श्रेष्ठतम साहित्य अनुदित होकर उपलब्ध हो जाए, तो हालांकि एक सपने की बात है, बहुत आसान नहीं है,
तो दुनिया की संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ कितने करीब आ सकेंगी और एक जिसे कहते हैं विश्व बंधुत्व और मनुष्य की एकता वो कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो शमशेर बहादुर सिंह की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है अमन का राग, उसमें उन्होंने दुनिया भर के बौद्धिकों, कलाकारों, उनका अपने मस्तिष्क पर पड़े प्रभावों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि होमर की वाणी मैं सुनता हूँ, मैं गालिब का स्वर सुन रहा हूँ, मुझे लुई अरागा की गीत बुलाते हैं, इस तरह की पंक्तियाँ हैं उसमें। तो ये आज की हमारी दुनिया है जिसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक जो मनुष्य का क्रिएशन है वो जितना सरहदों को पार कर अधिकतम लोगों तक पहुंच सके, उतना ही जो है एक ज्ञान का विस्तार होगा, मनुष्य के स्वप्न का विस्तार होगा, उसकी रचनात्मकता का विस्तार होगा। ये एक चीज़ रही है। मेरा सर एक सामान्य जिज्ञासा है। मैंने यहाँ टॉल्स्टॉय की किताबें देखी हैं, बांग्ला के महाभारत का अनुवाद देखा है। एक विश्व साहित्य की किसी किताब को चुनना और उसे फिर हिंदी में लाना, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है कि कोई एक किताब है जिसे आपको लगता है तो इसके चयन का आधार आप तय करते होंगे, उसके बाद फिर उसका अनुवाद कौन करेगा, वो हम तक कैसे पहुंचती है, तो हम तो उसकी यात्रा से वाकिफ़ नहीं होते, आप उसके चश्मदीद होते हैं, ये कैसे होता है? बांग्ला की जिस किताब का आपने जिक्र किया वो अभी हमने प्रकाशित की है। बांग्ला में महाभारत बहुत विख्यात है 2 लेखकों की, उनमें से एक है राजशेखर बसु, तो हमने उसका अनुवाद किया है। और शरद चंद्र की संपूर्ण कहानियाँ हमने अनुदित करके अभी प्रकाशित की हैं। शरद चंद्र की कहानियाँ और उपन्यास पिछले 60-70 सालों से हिंदी में बहुत कई अनुवाद उनके मौजूद हैं और लोकप्रिय हैं, लेकिन हमने ये ज़रूरत समझी कि उनका एक नया अनुवाद उनकी सारी कहानियों का किया जाए। और ये तो उसकी बात हुई। बाकी चयन का आधार क्या होता है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर के साहित्य को देखें तो इतना विशाल सागर है, इतनी सारी किताबें हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों किताबें हैं, तो उनमें से हम हिंदी के लिए कौन सी किताब चुनें, तो निश्चित रूप से इसके लिए कुछ आधार होने चाहिए। हमारी ज़रूरत क्या है, यानी हिंदी की ज़रूरत क्या है, तो जाहिर है हमारा फोकस शुरू में ज्ञान के साहित्य पर अधिक रहा और हमने रचनात्मक साहित्य थोड़ा कम छापा। जैसे हमने उपन्यास, कहानी, कविता ये छापे, लेकिन थोड़ा कम। हमने ज़्यादा जोर दिया जीवनी, आत्मकथा, इतिहास, दर्शन और विचार से जुड़ी किताबों पर। और उसका आधार ये था इस चयन का कि हम जिस समाज, जिस देश के वासी हैं, तो उसकी जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं, हम ये भले अपने बारे में भी बोलते रहें कि हमारे पास बहुत महान साहित्य है और महान परंपराएं हैं। निश्चित रूप से कालिदास बहुत महान कवि थे और संस्कृत में पूरी एक परंपरा है महान कवियों की, बाणभट्ट, भास, भारवी, और इसी तरह भारत की और भाषाओं में है। परंतु एक ठहराव का काल आया भारत में और वो ठहराव का काल सभी क्षेत्रों में प्रकट हुआ और एक लंबा अंधकार का काल विचार, चिंतन, दर्शन, साहित्य इन सब क्षेत्रों में था। उसके बाद एक नए तरह का जागरण भारतीय साहित्य में होता है, हिंदी साहित्य में होता है, वो मध्यकाल में होता है जब भारत पर अकबर का शासन था। और वो भक्त काल मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, इस तरह के तो हम कुछ नाम हैं जो जानते हैं, लेकिन सैकड़ों कवि जो है मध्यकाल में आए और जिनके विचारों ने, जिनके काव्य ने हिंदी क्षेत्र में एक सांस्कृतिक जागृति लाने का काम किया। परंतु उसकी अपनी एक सीमा थी। दुनिया बदल रही थी, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था और औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मुद्रण और तकनीकी की नए क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था। यूरोप में मध्य वर्ग जन्म ले चुका था, यानी संसार जो है कबीर, तुलसी के संसार से करवटें लेता हुआ बिल्कुल एक नए रूप में आ चुका था। पूंजीवाद का जन्म हो चुका था, मध्य वर्ग का जीवन बदल गया था।
यानी परिवार की संरचना, व्यक्ति का मन, समाज का ढांचा सब कुछ बदल चुका था, जिसका ये पश्चिम में हुआ। और चूँकि जो पश्चिम की उपलब्धियां थीं वो साम्राज्यवाद के ज़रिए, बाज़ार के ज़रिए और बाद में देशों की आज़ादी के बाद दूसरे तरीक़ों से पूरी दुनिया में फैली। तो कमोबेश जो दुनिया बनी अब है पिछले 200 सालों से, उस दुनिया में पूरब और पश्चिम के भेद मिटते गए हैं और एक सांस्कृतिक और सभ्यतागत जो आदान प्रदान है वो काफ़ी बढ़ा है। तो इसलिए इस बदले हुए जीवन के साथ, जैसे उपन्यास विधा है, उपन्यास का जन्म यूरोप में हुआ क्योंकि वहाँ मध्य वर्ग का जन्म हुआ था। भारत की परंपरा में उपन्यास नहीं था, महाकाव्य थे। लेकिन अब भारत का जो बदला हुआ जीवन है, भारत का जो बदला हुआ समाज है, व्यक्ति है, उसके संघर्ष को, उसके सपनों को, उसके जीवन को वाणी कैसे मिलेगी? वो काव्य में नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए बड़े फलक पर उपन्यास, तो भारत ने ये देखा, हम प्रेमचंद को देखते हैं हिंदी में, फिर यशपाल, रेणु, अमृतलाल नागर, इस तरह भारत की सारी भाषाओं में उपन्यासों के रूप में महान उपलब्धियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, कहानियों के रूप में। यानी विधा जो है पश्चिम से आई, लेकिन उसका भारतीयकरण हुआ और भारतीय जनजीवन उसमें प्रतिबिंबित हुआ। तो ये जो युगगत परिवर्तन थे उसका हिंदी साहित्य पर असर पड़ा। तो लेकिन चूँकि हिंदी का, आधुनिक हिंदी जिसमें हम साहित्य रचते हैं, उसका इतिहास 100 साल पुराना है और विधाएं नई हैं, जीवन बदला हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और हमारे संसाधन कम रहे भारत के, इसलिए बहुत सी चीज़ों का अभाव हिंदी में रहा। अगर हम देखें तो अंग्रेज़ी में विश्व भर में हजारों किताबें, स्तरीय किताबें, बेहतरीन किताबें आपको इतिहास पर, दर्शन शास्त्र पर मिल जाएंगी, जीवनियाँ और आत्मकथाएं हज़ारों मिल जाएंगी। तो मुझे इस बात की ज़रूरत लगी कि हिंदी में उनमें से श्रेष्ठ चीज़ों का अनुवाद किया जाए। तो एक आधार ये रहा किताबों को चुनने का कि जो हिंदी पाठक के मानसिक तल को उन्नत कर सके, उसको एक वैश्विक दृष्टि दे सके, उसकी समझ को गहरा कर सके और उसको दुनिया भर के विचार और संस्कृति के तरीक़ों से जोड़ सके। साथ ही हमने भारतीय भाषाओं से अनुवाद कराया ताकि भारत के संदर्भ, भारत का साहित्य क्या है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या विकास हो रहा है, इसका भी उसके अनुभव जगत में प्रवेश हो सके। कई किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं, आप और आपने भी पढ़ी होंगी, हम में से कई लोगों ने पढ़ा उसे। अनुवाद की एक समस्या रहती है, अगर वो सही अनुवाद है, वो अपने उसी भाव के साथ है, वो जिस भाषा में उसकी मूल किताब है, और वही भाव हमें हिंदी में मिले। अगर मराठी साहित्य को पढ़ रहे हैं या विदेशी किसी को, उसका वही भाव है, तो वो अनुवाद हमारे जैसा हो, पढ़ने में सुगम हो, पढ़ने में अच्छा लगे, मज़ा आए, और वो उसका स्तर वही रहे जैसा कि हम प्रेमचंद को पढ़ते हुए महसूस करते हैं, पढ़ने में वही आनंद आना चाहिए। तो ये जो तय करना है इस अनुवाद की गुणवत्ता, तो वो अनुवादक ढूंढना, उनसे कराना, फिर उसके बहुत सारे काम, ये हमारे उस मानक पे आया या नहीं आया। संवाद प्रकाशन ने जो एक मानक बना रखा है उसके मानकों पे आया, तो इसके लिए अनुवादक तलाशना भी बड़ा काम होता है। ये भी एक कठिन काम है कि वो कैसे करेंगे। एक तो पहले किताब ढूंढनी आपने, तो एक सागर है, उसमें से मंथन, और फिर वहाँ से एक मोती निकली, और फिर उसे पहुँचाना है। अनुवाद की गुणवत्ता पे कुछ जानकारी दें। निश्चित रूप से बड़ा ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम रहा है कि समुचित अनुवादक को ढूंढना और उन अनुवादों की गुणवत्ता को बरकरार रखना। तो एक प्रक्रिया के तहत चीज़ें होती रही हैं। कई किताबें ऐसी रहीं जिनका अनुवाद हमने पहले करवा लिया और प्रकाशित भी किया, बाद में उनमें कमी नज़र आई तो उसी किताब का किसी दूसरे अनुवादक से नया अनुवाद करा के प्रकाशित किया ना, और फिर किए हुए अनुवादों को सुधारना, उनको संपादित करना और उनकी कमियों को दूर करना। तो ये तो अनुवाद के साथ समस्याएं रहती हैं और उस प्रक्रिया में ही दूर हो पाती हैं। और जहाँ तक भाषा का सवाल है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अनुवाद को लेकर के प्रायः लोगों में एक गलतफहमी रहती है कि मूल भाषा का अनुसरण करते हैं प्रायः अनुवादक। अर्थात जैसे अंग्रेज़ी से अगर अनुवाद किया जा रहा है
तो अंग्रेजी में जो वाक्य की संरचना है, जो वाक्य विन्यास है, बहुत से अनुवादकों की ये सोच होती है कि उस वाक्य संरचना के हिसाब से हिंदी में वाक्य बनाना अच्छा अनुवाद होगा और मूल भाषा के साथ न्याय होगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हर भाषा की अपनी प्रकृति होती है और उसकी वाक्य संरचना उसकी प्रकृति के अनुसार होगी। यानी हिंदी भाषा की वाक्य संरचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार होगी, अनुवाद करते समय भी उसके अंग्रेजी के वाक्य के हिसाब से नहीं होगी। तो लेकिन वो प्रकृति इतनी बदली नहीं होगी कि वो मूल से बहुत दूर चला जाए। तो ये एक संतुलन साधने वाली बात होती है कि मूल भाषा के वज़न को, उसकी गंभीरता को, उसकी पूरे क्राफ्ट को अधिकतम बरकरार रखते हुए जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उस भाषा की संरचना, उसकी क्राफ्ट, उसकी गठन का अधिकतम उसका भी इस्तेमाल किया जाए। तो इसी प्रक्रिया से एक बेहतर अनुवाद निकल पाता है। लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि इस बारे में अच्छे से अच्छे अनुवादकों को बहुत सारे भ्रम हैं और वो मूल भाषा का अनुसरण करते हैं, जिससे प्रायः पुस्तकों के साथ, अनुवाद के साथ अन्याय हो जाता है। और इस चीज़ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इस पूरे विचार को बदलने की ज़रूरत है कि हम हिंदी के पाठक के लिए पुस्तकें अनुवाद कर रहे हैं, हम मूल भाषा अंग्रेजी या फ्रेंच के पाठक के लिए अनुवाद नहीं कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से नाजायज़ स्वतंत्रता नहीं ली जानी चाहिए, अतिरेकी स्वतंत्रता नहीं ली जानी चाहिए। तो ये एक कला का काम है, एक संतुलन का काम है, समझदारी का काम है और अनुवादक के अपने एक तरह का कॉमन सेंस का भी इसमें परिचय मिलता है। थोड़ा बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश की, उसमें बहुत सारा काम आप अकेले ही करते हैं, तो ये वन मैन आर्मी वाला आपका काम इतना, इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? ये एक रचनात्मक काम है और लेकिन किताब का प्रोडक्शन होता है, किताब की बिक्री होती है और उसका एक व्यावसायिक ढांचा होता है। तो जाहिर है कि कोई भी व्यवसाय जो है उसके लिए पूंजी चाहिए होती है और कितनी पूंजी लग रही है इससे उस व्यवसाय का स्वरूप तय होता है। तो ये सब बिना पूंजी के किया गया काम है। इस कारण ये वन मैन शो वाली जो बात है उसका मूल कारण ये है और साथ में सस्ती किताबों को उपलब्ध कराने का संकट, और चूँकि किताबें अनुदित हैं तो ज़्यादा खर्चीली हैं क्योंकि कॉपीराइट के लिए जो है खर्च होता है, फिर अनुवादकों का खर्च। तो इस कारण से ये विवशता रही है कि हमारी कोई टीम नहीं है, मतलब जो लोग अनुवाद करते हैं वो हैं, किताबें प्रेस में छपती हैं, लेकिन प्रकाशन की अपनी टीम जैसी नहीं बन सकी है। समय समय पर कई लोगों की मदद मिलती है, परंतु ये हिंदी की पूरी सामाजिक संरचना, हिंदी के पाठकों की संरचना, हिंदी के प्रकाशन का पूरा ढांचा, वो सारी चीज़ें बहुत जटिल और उसके बारे में विस्तार से शायद बात करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें इस तरह के कामों के लिए बहुत गुंजाइश नहीं है। ये धारा के विरुद्ध किए गए काम हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में किए गए काम हैं, क्योंकि हिंदी की दुनिया जो है मौलिक साहित्य से बनती है और बहुत सारे लोगों को हमसे शिकायत रहती है कि मौलिक साहित्य नहीं छाप रहा है, जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हिंदी में अभी मौलिक बौद्धिक वर्ग का जन्म ही नहीं हुआ है और हिंदी में मौलिक लेखन मेरे विचार में पर्याप्त संदेहास्पद है।